हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी से आ जाइए ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सके। चलो स्टार्ट करें क्लास आज की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस टॉपिक हमें आज की क्लास में स्टार्ट करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस चैप्टर में जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, वाटर के बारे है, एयर के बारे है, पोल्यूशन वगैरह के बारे है, प्रदूषण के बारे है, सॉइल के बारे है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कभी ना कभी कवर कर चुके हैं। आ जाइए। तो नेचुरल रिसोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या है इसका कि ये आपके नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये आपकी प्रकृति में है ना। मतलब आपने बनाया नहीं है, ये प्रकृति में पहले से है ना। ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, यानी प्रकृति में पहले से मौजूद है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं ये देखा जाए। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है एयर, है ना। एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी, और सॉइल यानी कि मृदा या मिट्टी। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे जानेंगे। एयर, वाटर, सॉइल, हवा, पानी और मिट्टी। ठीक, फाइन, आगे चले धीरे धीरे। और तो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में सबसे पहले आपको जानना है अबाउट डिफरेंट स्फीयर्स का नाम। सबसे पहले जो आपकी अर्थ है, जो आपकी धरती है, उसके सबसे बाहर वाली जो परत है, ठीक, धरती की सबसे ऊपर या सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है? इंग्लिश में उसको हम अर्थ क्रस्ट कह देते हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। तो पृथ्वी की जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे जो बाहर वाली परत है, लेयर है, जिसमें क्या होगी? जिसमें सॉइल, मिट्टी, ये सारी चीजें होंगी, तो वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। ठीक, अब आप सबको ये भी पता है कि पूरी पृथ्वी पर 75% पानी है, राइट। 75% क्या है? पानी है। कुछ आपको नदियों में दिखता है और कुछ अंडरग्राउंड वाटर भी रहता है। ठीक, तो पानी का सारा जो पोर्शन है, पानी का सारा जो हिस्सा है, वो कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। इंग्लिश में, हिंदी में कहलाता है जलमंडल के नाम से। ठीक है, हिंदी में जाना जाता है जलमंडल के नाम से। एक स्फीयर, एक जोन आपने क्या पढ़ लिया? लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। दूसरा कौन सा पढ़ लिया? हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल। ठीक, तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो है आपका एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एक ऐसा चादर जो आपकी बिल्कुल धरती को कवर करता है ना। हवा की एक ऐसी परत जो पूरे आपके धरती को कवर करती है। मान लो उसने एक कंबल ओढ़ रखा हो, नहीं, वही क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। जहां पे ये तीनों यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जहां पे ये तीनों मिलते हैं, जहां पर ये तीनों मिलते हैं, वो जगह कहलाती है बायोस्फीयर। क्या किस नाम से जानी जाती है? बायोस्फीयर यानी जीव मंडल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जीव मंडल, बायो मीन्स लाइफ, तो जाहिर सी बात है कि इसी स्फीयर में क्या होगा? लाइफ एग्जिस्ट करेगा, जीवन जो है यहीं पर मौजूद होगा। तो बायोस्फीयर में 3 आते हैं, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और जहां पे ये तीनों मिलते हैं उसी को हम नाम देते हैं बायोस्फीयर, जीव मंडल यानी कि जोन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बायोस्फीयर में क्या आएगा? लिविंग चीजें आएंगी। जैसे अभी आपको मैंने बताया एयर, है ना, लिविंग चीजें आएंगी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और कुछ क्या आएंगी? और कुछ नॉन लिविंग चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं बायोस्फीयर में क्या क्या चीजें आएंगी। बायोस्फीयर में यहाँ पे लाइफ होता है, और बायोस्फीयर में क्या क्या चीजें आएंगी हम पहले ये देखते हैं। तो यहां पर कुछ लिविंग चीजें भी आएंगी और कुछ नॉन लिविंग चीजें भी आएंगी, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिनमें कि जीवन है ना। तो कुछ सजीव चीजें भी आएंगी और साथ ही साथ कुछ निर्जीव चीजें भी आएंगी, कुछ निर्जीव चीजें भी आएंगी। तो निर्जीव चीजों में आ जाएगा एयर, वाटर, सॉइल, है ना,
ये सारा, इन सब में लाइफ नहीं है, इन सब में जीवन नहीं है, तो ये सब निर्जीव चीजों में आ जाएंगी। लिविंग सजीव चीजों में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो लिविंग में क्या आएगा भाई? लिविंग में आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो आप हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो एक पेड़ हो, पौधा हो, जो भी लिविंग है, जिसमें भी जीवन है, सब लिविंग में आएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि आपके सजीव हो गए। ठीक है, जैसे कि क्या क्या आएंगे इसमें? इसमें आएंगे एनिमल्स आएंगे, है ना, जितने भी जानवर होते हैं वो आएंगे, प्लांट्स आएंगे, और साथ ही साथ आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं भूल सकते, सूक्ष्म जीव नहीं भूल सकते, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी इसी में आएंगे। ठीक है, सो सूक्ष्म जीव भी इसी में आएंगे। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो ये बायोस्फीयर के लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोस्फीयर वो जोन है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां पे लाइफ मौजूद है। ठीक है, क्लियर है? बायोस्फीयर को हिंदी में जीव मंडल कहते हैं, 3 चीजों से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, और दूसरा क्या है? हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा है आपका एटमॉस्फेयर। डन? क्लियर? आगे चले हम लोग। चलिए, इसके बाद बात होती है, सबसे पहले एयर की बात होती है। ठीक है, एयर और विंड में क्या फर्क है? मूविंग एयर को ही हम विंड का नाम देते हैं, है ना, मूविंग एयर को ही हम विंड का नाम देते हैं। तो क्या आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा है ये, है ना, पढ़ते आए हैं हम बहुत छोटे क्लास से, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, अगर आपने टाइम मिले या कभी आपने एक्सपेरिमेंट बचपन में किया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक कटोरी में थोड़ा सा सैंड मिट्टी लो, सैंड यानी कि मिट्टी, और दूसरी कटोरी में पानी लो और दोनों को धूप में रख दो, ठीक है, तो ज्यादा जल्दी गर्म कौन होगा? ज्यादा जल्दी आपकी सैंड यानी कि आपकी जो मिट्टी है वो गर्म हो जाएगी, है ना। आपने देखा, अगर आप कभी बीच पर आपको जाने का मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज धूप रहती है तो जो मिट्टी होती है वहां पर, वो बहुत जल्दी क्या होती है? गर्म हो जाती है ना। तो लैंड ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और पानी को गर्म होने में मिट्टी से ज्यादा समय लगता है। ठीक, अब देखो यहां पर होता क्या है, समझेंगे। यहां पे ये है लैंड, जब दिन है, यहां पे सूरज उग रहा है, यानी कि ये क्या है? ये डे है, ये दिन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दिन है तो आप देखेंगे कि जो भी सैंड है वो बहुत जल्दी से क्या होता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जो गर्म हवा है वो लाइट होती है और वो गर्म हवा ऊपर चली जाती है, ठीक है। गर्म हवा यहां पे क्या होगी? लाइट होगी, हल्की होगी, और वो ऊपर की तरफ, वार्म एयर आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? धरती से जस्ट ऊपर, लैंड से जस्ट ऊपर प्रेशर क्या होगा? यहां पर प्रेशर लो हो जाएगा, ये एरिया में प्रेशर लो हो जाएगा, यहां पर कम दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, अब आ जाइए सी पे। ठीक, अब आ जाइए सी पे। अभी तो हमने देखा कि पानी को गर्म होने में ज्यादा समय लगता है ना, तो इसकी जो हवा है, इसके पास जो हवा है, ये तो उतनी गर्म नहीं होगी, है ना, ये गर्म नहीं होगी, यानी कि इसका प्रेशर ज्यादा है। यहां पे लो प्रेशर है। आपको हमेशा ये बात पता है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र में आती है, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर कम हो गया, यहां पे दबाव कम हो गया, तो हवा कहां से आएगी? हवा आएगी सी से, है ना, हवा आएगी सी से, क्योंकि यहां पे प्रेशर क्या है? यहां पे प्रेशर हाई है, यहां पे प्रेशर क्या है? हाई है। यहां पे दबाव क्या है? यहां पे दबाव ज्यादा है, ठीक है। तो हवा का रुख क्या होगा? हवा का रुख होगा सी से लैंड की तरफ, है ना। हवा का रुख क्या होगा? सी से लैंड की तरफ, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ में आई है? जल्दी से कमेंट करेंगे, कुछ नहीं है।
आप रेत और पानी के साथ, आपको खुद पता है कि रेत ज्यादा जल्दी गर्म होगा तो हवा, गर्म हवा लाइट होती है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, यहाँ पर प्रेशर, दबाव कम हो जाएगा और हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव के क्षेत्र में आती है। तो हमेशा जो सी है ना, जो समुद्र है, उसके पास जो हवा है वो हाई प्रेशर में है, तो वो हवा हाई प्रेशर से लैंड की तरफ आ रही है, इसीलिए कहा कि हवा का दबाव इस तरह से है। क्लियर है ये वाली बात? जल्दी जल्दी से बताएंगे, बहुत 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 जल्दी से, ठीक है। तो दिन के टाइम में ये स्थिति होगी। अब अगर हम नाइट टाइम में देखें, रात में देखें, तो बात उल्टी हो जाएगी, है ना। अगर हम रात के समय देखेंगे तो ये बात बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक। पानी जो है वो गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है ना। आपका पानी जो है वो गर्म भी देर से होगा और ठंडा भी देर से ही होगा, ठीक है। तो अब रात के टाइम पे क्या है, पहले दिन के टाइम में आपकी जो सैंड थी वो ज्यादा गर्म थी, रात के टाइम में क्या है, पानी ज्यादा गर्म है। तो यहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहां पर प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर, यहां पर दबाव हो जाएगा कम, ठीक है। लैंड जो है गर्म भी जल्दी होता है पानी के कंपैरिजन में, ठंडा भी जल्दी होता है पानी के मुकाबले। तो यहां पर प्रेशर कैसा होगा, यहां पर प्रेशर होगा हाई प्रेशर, यहां पे प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, यहां पे गर्म हो गया, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए यहां पर दबाव कम हो गया, है ना। यहां पर दबाव कम हो गया, यहां पर दबाव ज्यादा है, तो हवा कैसे जाएगी, हवा जाएगी लैंड से सी के तरफ, है ना। सो एयर विल मूव फ्रॉम लैंड टू सी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हवा जा रही है लैंड से सी के तरफ, सो दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज, इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। जहां से जा रही है ना वही नाम देते हैं। तो लैंड ब्रीज कब चल रही है, दिन में या रात में, रात के टाइम, है ना। लैंड ब्रीज कब चल रही है, रात के टाइम पर चल रही है। और दिन के टाइम पे कौन सी ब्रीज चल रही है, दिन के टाइम पे चल रही है आपकी सी ब्रीज, क्योंकि वो सी से जा रही है, तो जहां से उसकी उत्पत्ति होती है वहीं से नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी ब्रीज दिन के टाइम में, और रात के टाइम में चंद्रमा है यानी रात की बात हो रही है, तो ये हो गया लैंड ब्रीज। सिंपल एंड वेरी इजी। अब इसके बाद रेन की बात होगी कि बारिश कैसे होती है। वाटर साइकिल मैं आपको बता चुकी हूं जब हम 6th या 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो राइट आपको मैं पढ़ा चुकी हूं वाटर साइकिल के बारे में, थोड़ा बस रिविजन करा देते हैं फटाफट से। देखो होता क्या है, आप सबको पता है कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जितनी प्लांट्स को पानी की जरूरत है वो उतना इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितना भी पानी बच जाता है, जितना भी जल शेष होता है, वो उसको किस में बदल देते हैं, जल वाष्प में बदल देते हैं, है ना। और वो पौधे के पत्तों से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसका वाष्पन हो जाता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन वो प्रक्रिया है जिससे कि क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है ना। वाष्पन को ही इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक। प्लांट्स के सरफेस से भी पानी इवेपोरेट होगा ट्रांसपिरेशन के द्वारा। आपने अक्सर महसूस किया होगा, कपड़े धो के सुखाते हो, कपड़े सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि सारा पानी इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। तो जितना भी समुद्र है उन सब से पानी क्या होता है, उन सब से पानी इवेपोरेट होता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर किस में बदल गया, इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जल किस में बदल गया है, जल बदल गया है जल वाष्प में, यानी कि वाटर किस में बदल गया है, वाटर बदल गया है वाटर वेपर में। जैसे जैसे ये वेपर ऊपर आता जाता है, टेम्परेचर यानी कि तापमान कम होता जाता है ना। और ये क्या होते हैं, ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कंडेंस होके धीरे धीरे क्या बनाते हैं, क्लाउड यानी कि बादल। जब बहुत सारे वाटर वेपर, बहुत सारा जलवाष्प क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए और बहुत
क्लाउड भारी हो जाए, है ना, क्लाउड जब हैवी हो जाएगा, जब बहुत सारे वाटर वेपर वहां पर कंडेंस हो जाएंगे, वो क्लाउड हैवी हो जाएगा, तो बारिश के फॉर्म में वो पानी गिर जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन नाम देते हैं, है ना। कहीं बारिश होती है, कहीं आप देखते हो ओले गिरते हैं, जहां तापमान कम रहता है वहां पे ओले गिर जाते हैं, ठीक है। तो 3 प्रक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए। ये मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, अभी बस रिवीजन करा रही हूँ, ये चीज आप पहले कर चुके हैं मेरे साथ। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, रिवाइज करते रह रहे हैं, तो आप ये कर चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, इवेपोरेशन। उससे वाटर किस में बदल गया, वाटर वेपर में। फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है भाई, कंडेंसेशन में वाटर वेपर दोबारा वाटर में बदल जाता है ना। कंडेंसेशन का मतलब है कि जो वाटर वेपर है वो छोटी छोटी बूंदें यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स, जब बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें मिलेंगी क्लाउड के अंदर, बादल के अंदर, और वो क्लाउड भारी हो जाएगा, तो क्या करेगा, पानी बरसा देगा फिर, ठीक है। सो वाटर वेपर बदल जाता है वाटर ड्रॉपलेट में, पानी की बूंदों में। और तीसरा प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन, जिसके माध्यम से पानी गिरता है। जब पानी धरती पर गिरता है तो क्या होता है कि कुछ पानी जो है वो मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और मिट्टी के अंदर जो है वो पानी रहता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। यस, संघनन कहते हैं। यस सैयद, हमने ये इस चीज को पढ़ लिया था, बस आपको मैं रिवाइज करा दे रही हूं, ठीक है। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट पे चले। तो यही है आपका वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है यही है वाटर साइकिल। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, इस डायग्राम कह रही हूं, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। आपको इस फोटो में कौन सी चीज नजर आ रही है, फटाफट से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से। नोज तो है, यस अमरजीत। पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ना, बिल्कुल सैयद, बहुत अच्छा। यहां आपको नजर आ रहा है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन पे काफी चीजें आपको मैं पढ़ा चुकी हूं, नहीं, पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट होते हैं, और वो एयर पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। जब भी आप एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं ना, वायु प्रदूषण पढ़ते हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार वंस एंड फॉर ऑल बता दे रही हूं कि पोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं अलग अलग चीजों में, तो आपको क्या क्या चीजें इनमें जाननी है, ठीक है। तो जब भी आप वायु प्रदूषण के बारे पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन के बारे पढ़ेंगे, तो इनके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं किसी भी बुक में या कभी भी। तो जब भी आप एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना होता है कि एयर पोल्यूशन के कारण क्या हैं, ठीक है, यानी कि पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, प्रदूषक कौन से हैं, ठीक। तो एयर पोल्यूटेंट्स करने वाले कौन होते हैं, एयर जो वायु का प्रदूषण करते हैं, ठीक है। तो एयर पोल्यूटेंट्स के बारे आपको जानना चाहिए, और इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक, हमारा जो ट्रोपोस्फेरिक, क्षोभ मंडल वाला ओजोन है, वो, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो ये आपको एक बात पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन का असर क्या होगा आप में, वायु प्रदूषण की वजह से आपके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम एयर ही अंदर लेते हैं, है ना। एयर का अगर कॉम्पोजिशन आपसे पूछा जाए तो आप सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी थोड़ा बहुत में जो थोड़े बहुत बचे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बाकी सारी चीजें मौजूद होती है ना। तो मेन पॉल्यूटेंट आपके होते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, ओजोन, ठीक है, ओजोन जो आपके ट्रोपोस्फियर में है, ओजोन जो आपके ट्रोपोस्फियर में है, यानी कि शोभ मंडल में है, वो वाला ओजोन, शोभ मंडल वाला ओजोन आपके लिए खतरनाक है। जो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में है, समताप मंडल में है, वो गुड ओजोन है, ठीक। तो ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स हैं। अब इनका असर क्या है आप पे, तो आपको बहुत सारी फेफड़ों की बीमारी करेंगे, ये
पौधों की भी जो है वो ग्रोथ कम करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? एयर पोल्यूशन में जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इनके अलावा आपको एक फिनोमेना के बारे पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? मैं यहां पे लिख रही हूं एसिड रेन। तो सबसे पहले नंबर 1 आपको पोल्यूटेंट्स के बारे पता होना चाहिए। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए एसिड रेन के बारे यानी अम्लीय वर्षा के बारे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप लोगों को क्या क्या चीजें पता है अम्लीय वर्षा के बारे। बहुत बहुत जल्दी से बताएंगे अम्लीय वर्षा के बारे। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, जो चीजें पूछी जाती हैं आपके पीसीएस एग्जाम में, मैं अगर आपको सीधे क्लियर कट बताऊं तो आपसे गैसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एसिड रेन अम्लीय वर्षा के लिए गैसेस कौन से जिम्मेदार हैं? तो ध्यान रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो जिम्मेदार हैं एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के लिए। एसिड रेन होता क्या है? तो आप सबको ये पता होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज और कारखाने मौजूद हैं जो प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इन सब के वजह से गैसेस निकलती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि मुख्य गैसेस हैं जो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, जैसे ही ये गैसेस कहाँ जाएंगी? आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती हैं, रिलीज कर दी जाती हैं, तो क्या होता है? जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी, आपको पता है ऊपर क्लाउड्स के पास क्या होता है? पानी होता है ना? तो ये वाटर से ये क्या करती हैं? वाटर से रिएक्ट करती हैं और एसिड बना लेती हैं। ठीक है, और वही एसिड बारिश के साथ गिरता है और ये चीज कहलाती है एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पे कौन से 2 एसिड्स हैं जो जिम्मेदार हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो गैसेस कौन सी होगी? सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। गैसेस कौन सी हो गई? तो ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड नाइट्रिक एसिड, और साथ में नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों एसिड्स इन्वॉल्व हैं आपके एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है, नॉर्मल रेन का जो पीएच होता है वो 5 के आसपास होता है। एसिड रेन का पीएच 4 या 4 से कम होता है। एसिड रेन ही वो वजह है जिसके वजह से ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है, उसका रंग जो फीका पड़ रहा है एसिड रेन के वजह से पड़ रहा है, और इसी को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, मार्बल कैंसर जो ताजमहल का रंग जो फीका पड़ रहा है उसी से रिलेटेड ये टर्म है मार्बल कैंसर। तो सबसे पहली चीज एयर पोल्यूशन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक। दूसरी चीज एसिड रेन पे क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज और आपसे क्या पूछी जा सकती है इन सब के अलावा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इन सब के अलावा आपसे और पूछा जा सकता है ओजोन लेयर के बारे, है ना, ओजोन लेयर के बारे। ओजोन लेयर, ओजोन यानी कि O3। ठीक है, आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया कि ओजोन जो है, हमेशा ध्यान रखना ओजोन 2 तरीके का हो सकता है, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। गुड ओजोन कहां पर है? आपके स्ट्रैटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में। बैड ओजोन कहां पर है? बैड ओजोन है आपके ट्रोपोस्फियर में, यानी शोभ मंडल में। ठीक है, तो ये बैड ओजोन जो है, ये बैड ओजोन ही एक पोल्यूटेंट का काम करता है, यानी कि प्रदूषक है। ये बैड ओजोन क्या है? ये बैड ओजोन एक प्रदूषक है। गुड ओजोन क्या है? गुड ओजोन छतरी की तरह है जो सूर्य के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, है ना,
जो सन के हार्मफुल रेडिएशन से आपको बचाता है, पराबैंगनी विकिरण से आपको बचाता है। ठीक है, इसीलिए ये गुड ओजोन है। तो सवाल आता है कि ओजोन कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल पे। ठीक है, ओजोन को प्यास से खतरा है। तो सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बस बता दी कि चीजें लिखी हैं आपकी बुक में, तो फटाफट से रिवीजन करा दे रही हूँ। ठीक है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जिसके वजह से ओजोन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और ओजोन में क्या हो रहा है? ओजोन नष्ट हो रहा है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब है? 16 सितंबर, 16 सितंबर इस बार UPPCS में आया हुआ था। ठीक है, ओजोन की जो मोटाई है वो आप किस में नापते हैं? डॉबसन यूनिट में। डॉबसन यूनिट बहुत बार PCS में सवाल आया हुआ है। डॉबसन यूनिट जो है वो किसकी मोटाई नापने में काम आती है? ओजोन की मोटाई नापने में काम आती है। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी क्या है? CFC वो है जो आपके फ्रिज में, आपके AC में यूज होता है। इसी CFC को आप फ्रीऑन गैस का भी नाम देते हैं, फ्रीऑन गैस का भी नाम देते हैं। ठीक है, और इसी सब के वजह से आपका ओजोन नष्ट हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ओजोन की समस्या से लड़ने के लिए क्या किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया था। मॉन्ट्रियल जगह का नाम है, प्रोटोकॉल मतलब प्रस्ताव रखे गए थे कि हम ओजोन की घटती जो ये है इससे कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो ये सिंपल सी चीजें। तो एयर पोल्यूशन में और क्या क्या आ गया समझ गए आप? तो एयर पोल्यूशन में आप इसके बारे पढ़ेंगे, एसिड रेन के बारे पढ़ेंगे, और फिर आप पढ़ेंगे ओजोन के बारे। ठीक, आपसे सोर्सेज भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजों से एयर पोल्यूशन हो सकता है। ठीक, आप सबको पता है कि आप जो यूज करते हैं चीजें, जैसे आपके पेट्रोल हो गया है ना, तो इन चीजों से भी ये चीजें जब इनकम्प्लीट तरीके से बर्न होती हैं, ठीक है, जैसे आपका नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, कोयला है, जब ये चीजें इनकम्प्लीट बर्निंग होती है इनकी, यानी कि पूरी तरह से जब ये जलते नहीं हैं, तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं। ठीक है, और जो भी फॉसिल फ्यूल है ये सब फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। इनके इनकम्प्लीट बर्निंग, यानी जब ये पूरी तरह से जल नहीं सकते, तो ये हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिसके वजह से पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण हो सकता है। ठीक, तो ये सिंपल सी छोटी छोटी चीजें जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, उन्हीं के बारे में जिक्र हो रहा है यहां पर भी एयर पोल्यूशन में। क्लियर है ये बात? चलिए, डन है, आगे चले हम लोग। यहां तक की चीजें क्लियर है? जल्दी से बताइए, लाइक करते रहिए और अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचाते रहिए। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, बहुत बहुत जल्दी से। एयर पोल्यूशन में आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, सो एयर पोल्यूशन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन चीजों से ही घुमा फिरा के पूछा जाएगा जो सवाल है ना। बाकी जो करंट अफेयर्स उनकी है, उनकी बात में नहीं करी। जो एक जनरल, जो एक साइंस में जो चीज आती है वो यहीं से आपसे पूछी जाएगी, इन सारी चीजों से। तो एयर पोल्यूशन के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए। ठीक हो गया, चलो। इसके बाद आता है आपका, ये आपको साफ नजर आ रहा है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है जो है वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। अब आपको मैं बता देती हूं कि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आ जाइए यहां पे। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं।
तो अगर आपको याद हो, जब मैंने इसके पहले जब आपको पोल्यूशन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक शब्द बताया था जिसको हम सीवेज कहते हैं, जिसको हम सीवेज कहते हैं। तो ये सीवेज शब्द क्या है? बताया था आपको कि घर से जो गंदा पानी निकल रहा है, बाथरूम से निकल रहा है, स्कूल से निकल रहा है, हॉस्पिटल से निकल रहा है, कारखानों से निकल रहा है, सबको इकट्ठे हम नाम देते हैं सीवेज का। ठीक है, तो यहाँ जो आपको पानी दिख रहा है, ये सब जो अलग अलग जगहों से आ रहा है, इसी का इकट्ठे हम नाम देते हैं सीवेज। ठीक है, और सीवेज में क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनिक घटक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि सीवेज क्या होता है। अब आपसे और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं कि जो पानी आ रहा है इंडस्ट्री से, यानी कि कारखानों से, ठीक, तो जो पानी आ रहा है इंडस्ट्रीज से, यानी कि कारखानों से, कारखाने से, उनमें क्या मौजूद हो सकते हैं? तो उनमें मौजूद हो सकते हैं हैवी मेटल्स, है ना, उनमें धातु मौजूद हो सकते हैं। और वो हैवी मेटल्स जब पानी में जाते हैं और उस पानी में जो मछलियां होंगी, मान लो आपने उस मछली को खा लिया, ठीक है, तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। एक ऐसी ही बीमारी जापान में देखी गई थी जिसका नाम था मिनामाटा डिजीज, मिनामाटा डिजीज। ठीक है, मिनामाटा डिजीज, मिनामाटा रोग। तो ये मिनामाटा डिजीज जो थी, मिनामाटा रोग किसके वजह से होता है? तो ये मिनामाटा रोग एक्सेस मर्क्यूरी के वजह से होता है। ठीक है, और मर्क्यूरी का खास नाम है मिथाइल मर्क्यूरी, मिथाइल मर्क्यूरी, मिथाइल मर्क्यूरी के वजह से। जब वाटर बॉडी में, जब एक छोटी सी तालाब में देखा गया कि बहुत अधिक इंडस्ट्रीज, कारखाने से जो गंदा पानी आ रहा था, उसमें मर्क्यूरी की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो जो भी फिशेस उसमें थी और जिन लोगों ने खाया था उन फिशेस को, इनका मतलब कि उनके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में मर्क्यूरी चला गया था, और इसी बीमारी को कहा जाता है मिनामाटा डिजीज, यानी कि मिनामाटा रोग। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि मिनामाटा डिजीज जो था वो किसके वजह से होता है? तो मर्क्यूरी से भी ज्यादा आप एक्यूरेट आंसर याद रखेंगे मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी तो है ही, मिथाइल मर्क्यूरी याद रखिए, पीसीएस वगैरह में एग्जैक्ट नाम पूछते हैं कई बार। तो मिथाइल मर्क्यूरी जो है, मिथाइल मर्क्यूरी के वजह से ही मिनामाटा डिजीज होती है। ठीक, चलिए, तो वाटर पोल्यूशन में एक तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज है बीओडी। क्या आप लोगों को याद है? मैंने बीओडी बताया था आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कि जब पानी में क्या हो, पोल्यूटेंट्स, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, तो वो बैक्टीरिया के लिए किसका काम करते हैं? खाने का काम करते हैं। और जैसे आपको खाने के लिए चम्मच की आवश्यकता होती है, वैसे ही बैक्टीरिया को वो पोल्यूटेंट्स खाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पानी जितना ज्यादा पोल्यूटेड, जितना ज्यादा प्रदूषित होगा, वहां पर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी, और पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन उतना ही कम होगा, है ना। याद है किसी को? एक और ऐसी ही बीमारी है मिनामाटा के जैसी, इटाई डिजीज, है ना। इटाई डिजीज किसके वजह से होती है? इटाई दोनों जापान में ही खोजी गई थी, इसलिए इनका नाम भी बड़ा अजीब सा है ना, मिनामाटा और इटाई। ठीक, तो इटाई डिजीज जो थी वो किसके वजह से है? एक्सेस कैडमियम की अधिकता से होने वाली बीमारी है इटाई डिजीज। ठीक है, तो बीओडी था आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी था आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, तो जितना ज्यादा पानी गंदा होगा उतना ज्यादा बीओडी ज्यादा, है ना। आपको जितना खाना मिलेगा, आप कहोगे बहुत वैरायटी का खाना है ना, मिठाई भी है, आइसक्रीम भी है, चाट भी है, गोलगप्पे भी हैं, डोसा भी है, तो आपको जितने तरीके का खाना मिलेगा, आपको उतने तरीके का चम्मच चाहिए होगा।
तो बैक्टीरिया को जितना ज़्यादा खाना मिलेगा उसको उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो हमेशा इस बात को आप प्लीज़ याद रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा इसको याद रखना है कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन, ऊपर का एरो बना रही हूं मतलब पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण ज़्यादा है। जब मैं ऊपर का एरो बनाऊं तो समझ आइएगा कि पोल्यूशन ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पोल्यूशन, जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा, बीओडी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसके वजह से पानी में घुला ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि पानी में घुला ऑक्सीजन उतना ही कम होगा। पानी में घुला ऑक्सीजन जो होगा वो उतना ही कम होगा। तो जब पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन बहुत कम होगा तो ये जलीय जंतुओं के लिए अच्छा नहीं होगा और जलीय जंतु मर सकेंगे इसके वजह से। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो वाटर पोल्यूशन में बीओडी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सवाल आपके काफी ज्यादा बनते हैं यहां से। चौथे पे आ जाइए, और आपसे क्या आपको जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए एल्गल ब्लूम के बारे में। एल्गी यानी कि शैवाल, शैवाल की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाती है तो उसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, शैवाल फुल्लिका के नाम से जानते हैं, है ना, एल्गल ब्लूम। क्यों? क्योंकि जब आप पानी में बहुत ज्यादा क्या डाल रहे हैं, प्रदूषण, पोल्यूटेड वाटर डाल रहे हैं, किसी भी एक, मान लो एक छोटा सा ये तालाब है, ठीक है, आपने इसमें बहुत अधिक जो है पोल्यूटेंट्स डाल दिया, तो क्या हुआ? आपने, अब आप खुद देखो, आप अपने खेतों में उपयोग करते हो फर्टिलाइजर्स, है ना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें आप अपने खेतों में उपयोग करते हो। तो जब भी बारिश का पानी आता है तो इन सारी चीजों को क्या करता है? बहाकर पास के तालाब में ले जाता है ना। तो पास के तालाब में जो पानी गया उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हुए, क्योंकि यही आपके फर्टिलाइजर्स में भी है ना, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो पानी में भी क्या होगा? पानी में भी पौधे उगने लगेंगे। आपको मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा दिया है, सबसे जो छोटा पौधा, सबसे जो पुराना पौधा है वो था एल्गी, थैलोफाइटा में, है ना। तो जैसे ही पानी में ये प्रदूषक, ये आपके आएंगे, है ना, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व आएंगे, तो क्या होगा? उस पानी के अंदर शैवाल बढ़ने लगेंगे और यही चीज कहलाती है एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम समझेंगे। एल्गल ब्लूम के बाद और आपको एक और चीज समझनी है जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं जैव आवर्धन। बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? ठीक है, बहुत सिंपल मतलब है। मान लो ये एक तालाब है, ठीक, आपने क्या किया कि आपने DDT स्प्रे कर दिया। ठीक है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए आपने DDT का छिड़काव कर दिया। ठीक है, तो अब ये DDT क्या होगा? अब ये DDT धीरे धीरे इस पानी में भी जाएगा। इस पानी में जितने भी जंतु होंगे, अब मान लो एक बहुत ही छोटा सा पौधा है जिसने DDT युक्त पानी को पी लिया। उस छोटे पौधे को एक छोटी मछली ने खा लिया, उस छोटी मछली को एक बड़ी मछली ने खा लिया। ठीक है, उस बड़ी मछली को एक चील ने खा लिया। तो हो क्या रहा है कि ये जो पेस्टिसाइड है ना, ये जो इंसेक्टिसाइड है DDT, ठीक है, तो ये DDT जो है शरीर में इसका मेटाबॉलिज्म, इसका चयापचय नहीं हो पा रहा। तो एक के बाद जैसे ट्रॉफिक स्तर बढ़ता चला जाएगा, ये DDT शरीर में इसका मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है ना। आप खुद सोचो कि आप किसी चीज को अगर अपने शरीर से निकाल नहीं रहे हो और सिर्फ लेते जा रहे हो, इसका मतलब कि आपके शरीर में वो जमा होता जा रहा है। तो सबसे पहले एक छोटे पौधे ने उसको लिया अपने अंदर, उसके बाद एक छोटी मछली उसको खा गई, तो छोटी मछली में DDT जमा हो गया, छोटी मछली को बड़ी मछली खा ली, है ना। तो इस तरह से DDT की जो मात्रा थी, DDT की जो सांद्रता थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, और अगर मान लो एक चिड़िया ने एक मछली को खा लिया तो क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में ये उसके शरीर में अंदर चला जाएगा। ठीक,
इसके वजह से देखा गया है कि चिड़ियों के जो अंडे होते हैं ना वो समय से पहले फूट जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज कहलाती है बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। जब आप ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे आप ट्रॉफिक स्तर एक के ऊपर एक जाते हो तो किसी चीज की सांद्रता, किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती चली जाती है तो वही किस नाम से जानी जाती है? बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन के नाम से जानी जाती है। क्लियर है ये बात आप सभी को? चलिए, यस बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यूट्रॉफिकेशन, सुपोषण जिसको आप कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन यानी इसको हिंदी में हम सुपोषण कहते हैं। सुपोषण, यूट्रॉफिकेशन यानी सुपोषण में क्या होता है? यही चीज जो मैंने आपको बताई कि जब पेस्टिसाइड्स हो गए हैं ना, या कहीं से आपने जो फील्ड्स में अपने एग्रीकल्चर, अपने खेती में जो प्रयोग किया, आपने जितने भी अपने कीटनाशक प्रयोग किए बारिश के पानी के साथ, जब वो किसी तालाब, किसी छोटे से नाले में आने लगते हैं तो वहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेक का या एक छोटे से वाटर बॉडी का क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, यानी कि उसका सुपोषण हो जाता है, उसका पोषण बहुत अधिक हो जाता है। और यही क्या कहलाता है? यही यूट्रॉफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। सीवेज में हो गया, इंडस्ट्रीज, कारखाने से क्या निकलता है, तो इसमें आपको मिनामाटा डिजीज, इटाई रोग जानना जरूरी है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आपसे एल्गल ब्लूम पूछा जा सकता है, बायोमैग्निफिकेशन पूछा जा सकता है कि जब आप एक के बाद एक ट्रॉफिक स्तर पर जाते हैं तो किसी चीज की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये वाली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीओडी जैसे जैसे बढ़ता है उतना ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो कम होता चला जाता है। और लास्ट में आता है आपका यूट्रॉफिकेशन यानी कि सुपोषण। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और आपको जाननी है। चलिए, फाइनली आपको जानना है कि एक और चीज, हाँ एक और चीज थी यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है। होता क्या है कि जब किसी भी वाटर बॉडी या किसी भी चीज में जब पानी, अब आपने ये पता है आपको कि इंडस्ट्रीज बहुत तरीके का टेम्परेचर का वाटर यूज करती है। कुछ इंडस्ट्रीज कोल्ड वाटर यूज करती हैं, है ना, ठंडा पानी। कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो पानी को खौला कर गर्म कर कर यूज करती हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग तापमान का पानी वो निकालेंगी, है ना। कुछ इंडस्ट्रीज ने कोल्ड वाटर निकाल दिया, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कारखानों ने अपना वेस्ट वाटर जो निकाला वो गर्म होगा, है ना। इसी तरह से किसी भी आप वाटर बॉडी में देखेंगे, किसी भी आप देख पाएंगे कि ऊपर का जो पानी होगा, है ना, पानी का जो ऊपर लेयर है वहां पे सूर्य सीधे पड़ता है। तो ये जो पानी की परत होगी, ये जो पानी होगा, ये कैसा होगा? ये गर्म होगा। और अंदर जो पानी होगा, अंदर वो पानी ठंडा होगा, है ना। अब पानी का खुद भी ऐसा ही है कि ऊपर जो है वहां पर पूरा सनलाइट पड़ रहा है, उस पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे पानी ठंडा है। ठीक, इसमें आपने एक इंडस्ट्री ने कोल्ड वाटर डाल दिया, दूसरी इंडस्ट्री आई यहाँ पे, इसने हॉट वाटर डाल दिया, वार्म वाटर डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से पानी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बिल्कुल मिक्सा हो गया है। किसी ने ठंडा पानी डाल दिया, किसी ने गर्म पानी डाल दिया। तो इस तरीके से पानी का जो तापमान है वो बहुत ही मिक्स होता चला जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जलीय जंतु होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो इस चीज को सहन नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जंतु हैं जिनको एक आदत है एक खास टेम्परेचर में रहने की, पानी के एक खास तापमान में रहने की। इस तरह की जब चीजें होती है कि कहीं से गर्म कहीं से ठंडा, तो ये पूरे उनके सिस्टम को क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से बहुत सारे जलीय जंतु, उनके जो अंडे होते हैं, जो लार्वा होता है, उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जंतु हैं, उन पर फर्क पड़ता है। क्लियर है ये बात? चलिए, ओके। हाँ, तो आई थिंक आज के लिए हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है,
कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा ये लंबा चैप्टर है क्योंकि अब सॉइल वगैरह सब सारी चीज़ें हैं इसमें। चलो कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।